हेलो गाइस, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, ये क्विक रिवीजन सीरीज का हमारा आज पार्ट 3 है, क्लास 3 है। इससे पहले हमने 2 सेट्स कवर कर रखे हैं जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। फिलहाल हम जो ये सीरीज आपके पास लेके आए हैं, तो हमारा टारगेट आपका बीपीएससी, सीडीपीओ एंड जो आपका सैनिटरी ऑफिसर का जो आपकी वैकेंसी आई है, इन तीनों की प्रिपरेशन करवानी है। या फिर यूं कह ले कि आपने जो प्रिपरेशन किया है उसका एक रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को ले सकते हैं। ये वीडियोस आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा एंड आप पाएंगे अपने एग्जाम में कि यहाँ से ही सारे के सारे क्वेश्चंस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने काफ़ी सारा टॉपिक देखा है और उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम आपके साथ जो भी चीज़ें हैं वो कवर नहीं करते हैं। तो टॉपिक वाइज हम चलते हैं और वही सारे टॉपिक्स हम उठाते हैं हर एक वीडियो में, जहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राइट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको क्यों कहा जाता है? तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में किया है और बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस ये लेके आए हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो देख लीजिए कि 1948 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया। क्या किया? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है ये इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया। उसके बाद इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। फिर इसके आगे हम देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी इतने फेमस क्यों हैं। तो इन्होंने नींव रखी किसकी? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में इन्होंने क्या की? फाउंडेशन की नींव रखी, राइट। फिर इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो है इन्होंने 1850 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो हिंदू लोग हैं ये इनका जो आप कह दीजिए कि इनकी जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती थी वो आप हेरिडिटरी लेवल पे आप पास कर सकते हो, ऐसे कुछ चीज़ें इसमें थी। एंड इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये भी इन्होंने क्या किया था? पास किया था। क्या? विडो रीमैरिज एक्ट 1855 में, जिसके बाद विडो रीमैरिज जो है ये पॉसिबल हो पाया था। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे लॉर्ड डलहौजी के, जिसके लिए इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं गाइस कि जो बैटल ऑफ बक्सर से क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। हम हर एक स्लाइड में, हर एक वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। आप पेन पेपर लेके जो टॉपिक आपका कवर हो चुका है एंड जो रिवीजन हो चुका है तो अच्छी बात है। और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हो, आप उसको पेन पेपर लेके आप उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, सो डैट कि एग्जामिनेशन टाइम में आपको बार बार मेरा या किसी और भी चैनल का वीडियो ना देखना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बैटल ऑफ बक्सर कभी से कभी तक हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? तो ये 23 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ क्यों था? तो ये था आउटकम किसका? मिसयूज ऑफ फरमान एंड दस्तक जो इनको दिया गया था, इसका मिसयूज इन्होंने बहुत ज्यादा किया था। इसकी वजह से यही इसका आउटकम था, क्या? बैटल ऑफ बक्सर। फिर थर्ड वन हम देख लेते हैं कि किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एंड कंबाइंड फोर्स थी किसकी?
मीर कासिम की कंबाइंड फोर्स थी। नवाब ऑफ बंगाल जो थे इनकी कंबाइंड फोर्स थी। फिर नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्पायर जो थे शाह आलम द्वितीय, उनकी कंबाइंड फोर्स के बीच में ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। अब इसमें विक्ट्री किसकी हुई थी? तो इसमें विक्ट्री जो है ये ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई थी, राइट। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जो है ये जीत गए थे। अब जीत के बाद क्या क्या हुआ ये हम देख लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। तो सबसे पहले तो सुजाउद्दौला जो थे इनको 50 लाख रुपीस जो है ना ये पे करना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों पे करना पड़ा भाई? तो ये पे करना पड़ा इनको क्योंकि जो वॉर में जो एक्सपेंसेस हुए थे इसके अगेंस्ट में इनको जो ब्रिटिशर्स थे उनको 50 लाख रुपीस पे करना पड़ा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 1765 में सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव के साथ क्या किया? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद ब्रिटिश का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साथ ही साथ इलाहाबाद एंड बनारस पर पूरी तरीके से क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। अब यहाँ पर आप इसके अलावा कुछ और भी देख लीजिए कि इसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर में आप कुछ और भी चीजें यहाँ पर देख लीजिए कि शाह आलम द्वितीय, इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये अली गौहर के नाम से इनको क्या जाना जाता है? शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम अली गौहर है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। फिर बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाब, बंगाल के नवाब के तौर पर किसको जाना गया? बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया मीर कासिम को, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बैटल ऑफ बक्सर से आपको फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। कुछ बुक्स एंड उनके राइटर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स जो हम आपको इसमें कवर करवाते हैं ना गाइस, ट्रस्ट मी, यहाँ से क्वेश्चंस आपको हर एक स्टेट पीसीएस, मैं सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, टारगेटेड बैच है ये बीपीएससी, सीडीपीओ एंड सैनिटरी ऑफिसर का, लेकिन इसमें जो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये आपके किसी भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको यहाँ से बन के आएंगे वो बहुत सारे बन के आएंगे। बुक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हुमायूं नामा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। गाइस मैं जितना फास्ट बोल रही हूँ उतना फास्ट मैं लिख नहीं पा रही हूँ, सो आप इस चीज को कंसिडर कीजिए एंड पेन पेपर लेके आप इसका एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो हुमायूं नामा जो है ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा, इनको लिखा गया था, हुमायूं नामा को लिखा गया था। फिर किताब उल हिंद जो है, किताब उल हिंद काफी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये किसने लिखा था? ये लिखा था अल बरूनी ने लिखा था। थर्ड हम देख लेते हैं, ये शाहनामा बुक जो है, शाहनामा बुक ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था फिरदौसी ने, राइट। एंड जो आपका आईने अकबरी है, आईने अकबरी या फिर आप कह लीजिए अकबरनामा, ये बुक किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। तो ये 4 बुक हमने जो देखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपने पहले से ही रिवाइज कर रखा होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम देख लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके फाउंडर हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आज हम देखेंगे नामधारीज जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फाउंडेशन रखा गया था 1857 में। कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था पंजाब में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो ये फाउंडर थे कौन? राम सिंह। तो आप कैसे याद रखेंगे? नाम एंड नामधारी जो है ये इसके फाउंडर कौन थे? ये थे राम सिंह। सेकंड हम देख लेते हैं निरंकारीज जो है ये 1840 और ये भी इसका फाउंडेशन पंजाब में ही रखा गया था। और इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे? तो ये थे दयाल दास, राइट। फिर थे आपके दरबार सिंह एंड थे आपके रतन चंद, राइट, रतन चंद। तो ये तीनों के तीनों जो थे ये इसके फाउंडर थे। तो अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं?
निरंकारी इसको याद करने का आप यहाँ पे देख लीजिए, दयाल, जो उसके बाद दूसरा नाम है हमारा दरबार सिंह एंड रतन चंद। तो निरंकार, दरबार एंड उस तरीके से मैं थोड़ा यहाँ पे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। तो आप कुछ शॉर्टकट ट्रिक निकालिए जिससे आप इस तरीके से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देख लेते हैं, ये है आपका ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो फाउंडेशन है ये 1866 में कहाँ किया गया था, तो इसको फाउंड किया गया था कैलकाटा में 1866 में। और इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे, तो ये थे केशव चंद्र सेन। गाइस, अगर कोई भी कमी आपको इस वीडियो में नज़र आती है सिर्फ मेरी हैंडराइटिंग को छोड़कर, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमें बहुत वेट रहता है आपके कमेंट्स का। हमें ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट अ फैमिली। अगर कोई भी आपको लूप होल से इस वीडियो में समझ में आता है तो आप हमें प्लीज़ बताइए, सो डैट कि हम उन कमियों को पूरा कर सके नेक्स्ट वीडियोस में। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देखे, कुछ क्वेश्चंस देखे। इसके बाद हम यहाँ पर आपके पास ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफी के आई थिंक कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 टॉपिक लेके चलते हैं। हम सन कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। अब सन से रिलेटेड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है ये मतलब ये कितने गुना बड़ा है अपने अर्थ से, तो ये 13 लाख टाइम्स बड़ा है सन अर्थ से। उसके बाद देख लेते हैं कि ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, राइट। डायमीटर क्या है सन का, तो ये 14 लाख किलोमीटर जो है ये इसका डायमीटर है। और इसका जो कंपोजिशन है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर जो गैसेस हैं, ये क्या है, कितने कंपोजिशन है, तो हाइड्रोजन जो है ये 71% है, हीलियम जो है ये कितना है 26.5% है, एंड जो अदर गैसेस हैं वो 2.5% है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीजें आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। हाइड्रोजन जो है ना ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है सन के अंदर। किसकी वजह से कन्वर्ट होता है, किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ये हाइड्रोजन जो है ये सन के अंदर हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब दूसरा चीज हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं सन के साथ, तो ये स्पीड होती है 70,000 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सन की सरफेस टेम्परेचर क्या होती है, तो सन की सरफेस टेम्परेचर जो है ये 5778 केल्विन और 5504.85 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी क्या होती है, टेम्परेचर होती है सन की, सरफेस टेम्परेचर इसकी होती है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि सन की दूरी अर्थ से कितनी है, तो ये जो दूरी है इसकी ये कितनी है गाइस, ये है 150 मिलियन किलोमीटर्स, राइट। फिर दूसरा हम देख लेते हैं कि जो फोटोस्फेयर, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि फोटोस्फेयर क्या है, तो ये क्या है, ये शाइनिंग सरफेस ऑफ सन है। कोरोना क्या है, ये कोरोना जो अभी फैला हुआ है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे कोरोना क्या है, तो ये है आउटर लेयर ऑफ द सन, राइट। और ये कोरोना बना किस चीज से है, तो इट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली थीन हॉट गैसेस से ये बना हुआ है। कोरोना की जो विजिबिलिटी है, आप जो कोरोना है वो आप किससे देख सकते हो, तो ये कोरोनोग्राफ नामक एक मशीन आती है, आप इससे आप कोरोना को देख सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी जो है ये आप कोरोनोग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि जो कोरोना की जो विजिबिलिटी होती है ये कब पॉसिबल होती है, ये पॉसिबल होती है वनली जो टोटल एक्लिप्स ऑफ सन जो होता है ना, तो उस वक्त जो कोरोना की विजिबिलिटी होती है ये पॉसिबल होती है। फिर इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि लाइट जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करता है अर्थ पर पहुंचने के लिए, तो ये
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, गाइस पर सेकेंड के स्पीड से ये ट्रैवल करती है, राइट। और सन के बीच का टेम्परेचर क्या है, सन जो है इसके सेंटर का टेम्परेचर क्या है, तो ये जो है ये 1.571 इंटू 10⁻7 के है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि ये जो इसके टेम्परेचर है ये इतने डिग्री सेल्सियस है, राइट। तो ये सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ज्योग्राफी में हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सो आई होप कि ये सारे के सारे टॉपिक्स, अब सन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम पॉलिटी ले लेते हैं। पॉलिटी से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कवर कर रखा है, आप जाकर उस वीडियो को फुल देख लेंगे, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। सारे के सारे जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं इस वीडियो में कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है। तो ये लिया गया है प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जापान से। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि जो अमेंडमेंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हम हर एक वीडियो में आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। सो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम 1 बाय 1। तो जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में, ये आप याद रखेंगे। और इसके थ्रू क्या क्या चेंजेस लाए गए थे ये भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 19(6) ये आपका ऐड किया गया था। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 जो है ये आपका ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ था उसके थ्रू। उसके अलावा क्या हुआ था, तो ये हुआ था चेंजेस इन राइट्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद क्या ऐड किया गया था, तो 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया गया था। फिर यहाँ पे जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो उस तरीके से उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम हर एक वीडियो में 2-3 अमेंडमेंट्स कवर करेंगे सो डैट कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। सो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। और इसमें हुआ क्या था, क्या चेंजेस आए थे, क्या ऐड किया गया था, ये हम देख लेते हैं। तो दादर एंड नागर हवेली को एज अ यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट किया गया था, किसके थ्रू, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के थ्रू दादर एंड नागर हवेली को क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1962 में। अब इसमें क्या किया गया था, तो एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू इंक्लूजन ऑफ टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, राइट, दमन एंड दीव इनटू द इंडियन यूनियन में क्या किया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था, राइट। तो ये हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया एंड कुछ अमेंडमेंट्स देख लिए। अब हम कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा ही जाता है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखा था, राइट। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, तो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 73 तक वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 62 तक किससे है, तो ये है आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो 63 आर्टिकल जो है, फर्स्ट 63 आर्टिकल ये किस चीज से रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 63 में आता है। आर्टिकल 64 देख लेते हैं। सो आर्टिकल नंबर 64 देख लेते हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे, कहाँ के, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, राइट, राज्यसभा के। उसके बाद जो आर्टिकल 65 है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये है जो अगर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उनके पोजीशन पे, उनकी जगह पे
वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, ये प्रेसिडेंट जब एब्सेंट होते हैं तो ये एज अ प्रेसिडेंट वहां पे अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से क्या रिलेटेड है? आर्टिकल 66। आर्टिकल 67 जो है ये गाइस रिलेटेड है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 68 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 68 जो है ये जो इलेक्शन जो होता है, जैसे कि सपोज कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका पोस्ट वैकेंट है, उस टाइम का जो वो जो वैकेंसी होती है, वो जो वैकेंसी फिल की जाती है, उस टाइम वो जो बीच का टाइम होता है वो किससे रिलेटेड है? ये है आर्टिकल 68 से रिलेटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 69 हम देख लेते हैं क्या है। ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 70 वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज, राइट। ये आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 71 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 71 रिलेटेड है मैटर्स रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72, राइट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन etc and to suspend sentences in certain cases, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आर्टिकल 72 से। एंड आर्टिकल 73 क्या है लास्ट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो ये है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है ये किससे रिलेटेड है? ये है आर्टिकल 73 से रिलेटेड। सो गाइज अब हम साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी एंड डिजीज अभी हम लेकर चल रहे हैं, साइंटिफिक नेम लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डिजीज देख लेते हैं जो वैसे आपको जो पेड़ पौधे हैं उसमें देखने को मिलता है एंड कुछ फ्रूट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बर्डिंग ऑफ लीफ ऑफ लीची जो है, लीची, ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है ये किस चीज के लिए फेमस है? शाही लीची के लिए फेमस है। तो बर्निंग ऑफ लीफ ऑफ लीची, राइट, ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है पोटेशियम की कमी से, ये जो है ये रोग होता है। दूसरा आप देख लीजिए कि जो लिटिल लीफ ऑफ लेमन जो होता है ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है कॉपर की कमी से, राइट। कॉपर की कमी से, Cu इसको आप लिख सकते हैं। और कॉपर की कमी से और क्या क्या हो सकता है? तो डीबैक ऑफ जो लेमन होता है ये किसकी कमी से होता है? ये भी होता है कॉपर की कमी से। तो ये कुछ डिजीज हमने देख लिया जो कि प्लांट से रिलेटेड है। एंड उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ जो आपका केमिकल नेम है एंड डिफिशियंसी डिजीज है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? आई थिंक ये इसका कुछ केमिकल नेम मैं यहाँ पे अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसके डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या हैं। तो ये है एनीमिया, राइट, एंड डायरिया। ये जो है ये क्या है? इसके डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो है। अब इसको इस डिफिशियंसी से ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो सकते हैं गाइस? तो ये हो सकते हैं पल्सेस, लीवर, वेजिटेबल, एग, राइट। ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। सेकंड हम देख लेते हैं विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो केमिकल नेम है ये क्या है? इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी आप जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का जो ये केमिकल नेम है, ये किसका केमिकल नेम है? विटामिन सी का केमिकल नेम है। अब इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं? तो ये होते हैं स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड ब्लीडिंग गम्स जो है, ये जो 3 डिजीज हैं ये बहुत जो काफी आपको देखे जाते हैं विटामिन सी की कमी से, डिफिशियंसी डिजीज में आप ये इन तीनों डिजीज को आप याद कर सकते हैं। सो यहाँ पे सोर्सेज क्या हो सकते हैं विटामिन सी की डिफिशियंसी को हमारी बॉडी में पूरा करने के लिए? तो ये सोर्सेज हम देख लेते हैं। विटामिन सी सबसे पहले आप सोच सकते हैं लेमन, जो चीजें खट्टी होती हैं, ऑरेंज जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड लेमन, टोमेटो,
राइट, जो साइट्रिक फूड होते हैं, टोमेटो, एंड जो सावर सब्सटेंसेस होते हैं, चिली भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइट। एंड स्प्राउट्स जो होते हैं, स्प्राउटेड गेन जो होते हैं, ग्रेन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इसके विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। तो ये साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमने देख लिया। और भी कुछ चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। तो बॉटनी में सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सैफरॉन जो है ये कहाँ से पाया जाता है। तो ये फ्लावर के स्टिग्मा से पाया जाता है। दिस इज एक्चुअली स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, राइट। फिर दूसरा हम देख लेते हैं कि कॉफी गिविंग प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो कॉफी गिविंग प्लांट्स जो हैं ये कौन से हैं, ये हैं कॉफिया अरेबिका, राइट। कैफीन, जो कैफिया अरेबिका है ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है कैफीन, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कोको गिविंग प्लांट है, कोको गिविंग प्लांट है ये कौन है, तो ये है थियोब्रोमा कोकोआ, थियोब्रोमा कोकोआ। तो थियोब्रोमीन एंड कैफीन जो है ये कंटेन करता है कौन, थियोब्रोमा कोकोआ जो है ये क्या कंटेन करता है, तो ये कंटेन करता है थियोब्रोमीन एंड कैफीन। सो गाइस, कुछ डिजीज हमने देखी हैं जो कि प्लांट्स एंड फ्रूट्स से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर 2-3 जो मैं और रिकॉल कर पा रही हूँ वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ब्लैक हर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है O2 की कमी से, राइट। फिर दूसरा हम देख लेते हैं कि लिटिल लीफ डिजीज जो है मैंगो एंड ब्रिंजल में, ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है जेड एंड जिंक की कमी से होता है ये डिजीज। एंड जिंक की कमी से और क्या क्या हो सकता है, तो व्हाइट बर्ड इन मेज, मेज में मक्के में जो व्हाइट टाइप की जो बर्डिंग हो जाती है वो। एंड खैरा डिजीज ऑफ पैडी, धान का खैरा डिजीज, ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका धान एंड मक्का, मेज एंड मैंगो, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, जो डिजीज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो खैरा डिजीज जो है जो किस में पाया जाता है, पैडी में पाया जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, ये जिंक की कमी से होता है। तो हमने देखा कि लिटिल लीफ ऑफ मैंगो जो है एंड ब्रिंजल, ये किसकी कमी से होता है, ये भी जिंक की कमी से होता है। एंड व्हाइट बर्ड इन मेज एंड खैरा डिजीज इन पैडी, ये भी किसकी कमी से होता है, तो ये भी कमी से होता है जिंक के। एंड ब्लैक हर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, आपने हमेशा देखा होगा कि पोटैटो में जो आपको ब्लैक जो स्पॉट्स दिखते हैं, मैं उस डिजीज की बात कर रही हूँ। तो वो किसकी कमी से होता है, तो वो O2 की कमी से होता है। तो अब मार्श डिजीज ऑफ पी, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। मार्श डिजीज ऑफ पी जो है ये किसकी कमी से होता है, किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है मैंगनीज की कमी से होता है। तो गाइज, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस हमने आपके साथ किए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें कुछ भी आपके सजेशंस हैं जो हमें ऐड करना चाहिए, या कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लमेटिक एरिया आप फील करते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।